कहां तक लिख लिया था हमने? कौन सी नदी के बारे में लिखा था आखिरी के अंदर? अच्छा, बाण गंगा नदी। हेडिंग डालिए मास्टर कैप्सूल। ओपी, बीमार था तू, ये ले ले। ठीक है, मास्टर कैप्सूल। अब जितना मैंने आपको पढ़ाया है उनमें से आप सबके लिए क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान का वह क्षेत्र, बोर्ड पर देखिएगा, जिसे अधर परवा क्षेत्र कहा जाता है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अधर परवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने शेखावटी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी है नागौर उच्च भूमि। ऑप्शन नंबर सी है हाड़ौती क्षेत्र। और ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? नहीं आया है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से राजस्थान का वह क्षेत्र जो अधर परवा क्षेत्र कहलाता है। नहीं, वो तो मैंने इतना सारा पढ़ाया है ना। इतनी नदियां पढ़ी है, इतना पढ़ाने के बाद में आपके सामने ये क्वेश्चन आया, तो ये मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या इसका आप आंसर कर लेंगे। बाकी मैं तो इसको खोल के बता दूंगा अभी। आप कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन तो ये है आपसे। सर 2 घंटे की क्लास लिया करो। बिल्कुल 2 घंटे की क्लास लेंगे। हाँ, ठीक है। बताओ। बस यही मैं जानना चाह रहा था, कैसे कह रहे हैं आप जैसलमेर बाड़मेर? अधर परवा क्षेत्र का मतलब होता है ऐसी नदियां, ऐसा इलाका जहां से नदियां बाहर से आती है। इसमें शेखावटी क्षेत्र में कोई नदी बाहर से आती है क्या? नहीं आती है, मतलब ये अधर परवा क्षेत्र नहीं है। नागौर उच्च भूमि में भी बाहर से कोई नदी नहीं आती। लेकिन आप पूरा हाड़ौती देखेंगे ना, तो उसके अंदर चाहे आहू हो, चाहे काली सिंध हो, चाहे परवन हो, और चाहे स्वयं चंबल हो, और चाहे पार्वती हो, ये सब बाहर से आ रही है। वो परवा क्षेत्र क्या कहलाता है? अधर परवा क्षेत्र, जिसमें नदियां किसी अन्य राज्य से आकर बहती है। इसका राइट आंसर डेस्क करके लिख लो, हाड़ौती क्षेत्र, बस इतना सा। ये रहा, ये हकीकत में कैप्सूल नहीं था, ये इंजेक्शन था। हाँ, लिखो अधर परवा क्षेत्र, डेस करके लिखो हाड़ौती क्षेत्र। क्या लिखना है? हाड़ौती क्षेत्र। लिख लिया? ऐसा परवा क्षेत्र जो बाहर से आई हुई नदियों के माध्यम से बहता है। और आप देखेंगे हाड़ौती क्षेत्र में सारी सारी जो नदियां हैं वो बाहर से आती है। देखा होगा आपने, या दिखाऊं एक बार और? देखो, ये रहा राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर ये पूरा एरिया है हाड़ौती क्षेत्र, जिसके अंदर आप देखते हैं प्रमुख रूप से एक नदी ये है जिसका नाम है चंबल, एक ये नदी है जिसका नाम है आपके काली सिंध, एक यह नदी जिसका नाम है आहू, एक यह नदी जिसका नाम है परवन, एक वह नदी जिसका नाम है पार्वती।
ये सारा जो बहाव क्षेत्र है ये क्या है, अधर प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, कंप्लीट। चलिए, पहली बात लिखी आपने, चलूं मैं आगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वह राजस्थान की नदियां जो कि बरसाती नदी है, बरसाती नदी का मतलब है जब ज्यादा बारिश होती है तो वो नदी के रूप में बहती है, वरना ठीक ही है मामला। कौन सी ऐसी नदियां हैं, तो आपको याद रखनी है, प्रमुख रूप से हमारे राजस्थान में दो ऐसी नदियां हैं जो बरसाती है। वो एक तो है लूणी और एक है आपके बनास। लूणी और बनास वे नदियां हैं, जब ज्यादा बारिश होगी ना, तभी जो आपको जिले लिखा है ना कि लूणी नदी इतने जिलों में बहती है, बनास, तभी सभी जिलों में पानी जाएगा जब बारिश होगी, वरना नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो बारह मासी नदियां हैं, यानी कि जबकि 12 महीना बहवे, बारिश हुए या नहीं हुए लेकिन बे 12 महीना बहवे। एक तो है चंबल और एक है माही। एक है चंबल, एक है माही। कैसे, ये ठीक लग रहे हैं क्वेश्चन, ठीक लग रहे होंगे ये? नहीं, नहीं पूछो। अच्छा, तो अधर परवा क्षेत्र, ये लिख ली तीन बातें, तीन यूनिक से क्वेश्चन। नंबर 4, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिखो, राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। तो राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। मतलब कैसे, वो कांतली तो तब आएगी जब आपको पूछा जाए कि पूर्णतः राज्य में बहने वाली आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी। यह है राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी। अगला क्वेश्चन, अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा, पूर्णतः राज्य में प्रवाहित, पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी तो आ जाएगा बनास। नहीं समझे? समझाता हूं।
समझ गए, ठीक है। देखो, हम राजस्थान में इतनी सारी नदियां पड़ रहे हैं, जिसमें देखो प्रमुख रूप से जब आप नदी की बात करते हैं ना, तो एक तो आपके जहन में घग्गर आ जाएगी, एक लूनी आ जाएगी, एक बनास आ जाएगी, एक आपके चंबल आ जाएगी, और एक आपके जहन में गलती से कोई आ गई तो माही भी आ जाएगी और साबरमती भी आ जाएगी। बाकी तो छोटी छोटी नदियां हैं, आती जाती रहती है। वो बता रहा हूं, देखो, हम हमारे राजस्थान में तीन प्रकार का अफवाह तंत्र पढ़ते हैं। तो एक तो हमने पढ़ा है आंतरिक अफवाह तंत्र। आपको पूछा जाए कि आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है घग्गर, और आंतरिक अफवाह तंत्र की पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है कांतली। क्योंकि घग्गर निकलती कहीं और से है, वो एचपी से आती है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिमाचल प्रदेश से आती है, और वो पाकिस्तान जाती है। जबकि कांतली केवल राजस्थान से ही निकलती है और राजस्थान के अंदर ही समाप्त हो जाती है। तो वो बात केवल आंतरिक अफवाह तंत्र की है। यहां पर ये जो चर्चा हो रही है ना, ये तीनों अफवाह तंत्र को लेकर है। आंतरिक अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी। इन तीनों में से ऐसी कौन सी नदी है जो राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो आपने लिखी है 1051 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, वो नदी चंबल है। हाँ, दूसरी लाइन है कि पूर्णतः राज्य में, यानी कि चाहे आंतरिक अफवाह तंत्र हो, चाहे आपके अरब सागर हो, चाहे बंगाल की खाड़ी, ऐसी कौन सी नदी है जो केवल राजस्थान में ही बहती है और सबसे लंबी है? तो एक तो है, हमने इससे पहले कांतली लिखा है, हाँ, लेकिन कांतली की लंबाई 100 किलोमीटर है, बनास की 480 है। कितनी है? और इसके अलावा राजस्थान में ऐसी कोई नदी नहीं है जो राजस्थान से ही निकलती है और राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है और इतनी लंबी हो, कोई नहीं है। चंबल की यदि हम बात करेंगे तो देखो वो कहां से आती है और कहां चलती है, माही कहां से आती है और कहां चलती है, घग्गर कहां से आती है और कहां चलती है। तो इस हिसाब से पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। आई समझ में? ठीक है, आगे चलू मैं? 500 लिख लिया आप सबने? अगली बात, हो जाएगी, नहीं हो रही है तो क्लास हो जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन क्लास होगी आपके मंगलवार से, क्योंकि कल तो संडे है और फिर राम आएंगे। तो सोमवार को वैसे ही छुट्टी है और तो वो छुट्टी किस लिए? उसी के लिए, उनकी उनके लिए ही है। हाँ, ठीक है। हम्म, चलो, नेक्स्ट आगे लिखिएगा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो आपको याद रखना है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पहले भी कोटा, आज भी कोटा। तो कोटा, कोटा संभाग, कोटा संभाग 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारह, झाला। संभाग तो आपको आते हैं जी सारे। अरे नहीं पूछूंगा बाप जी, तुम्हें से मत ऐसे नहीं लेकिन चलो, लेकिन चलो, लिख लिया। चलूं मैं आगे? तो सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वो आ गया आपके कौन सा? कोटा संभाग। आगे चलें, नेक्स्ट लिखिएगा। न्यूनतम नदियों वाला संभाग, और न्यूनतम नदियों वाला जो संभाग है वो आज भी वही रह गया है ना? जोधपुर में कहां कमी है? बीकानेर संभाग। क्योंकि बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। अनूपगढ़, अनूपगढ़। और इस पूरे संभाग में एक ही नदी है, घग्गर। और बीकानेर में तो खुद में कोई नदी नहीं है। बीकानेर, बीकानेर, चूरू और फलोदी।
कोई नदी नहीं है। अरे नहीं है ना, जहां। हाँ, ये सारे आए हुए हैं, ऐसे थोड़ी लिखा रहे हैं आपको। चंबल की लंबाई कितनी है, सब लिखाया है मैंने, देखो। ये लिख लिया। नेक्स्ट, अगली बात लिखो। अगली बात, अगली बात अब लिखिए आप। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको पूछा जाता है कि राजस्थान की वह नदी जिसमें सर्वाधिक उपबैसिन है। नहीं समझे? देखो, लिखो। उपबैसिन, उपबैसिन का मतलब समझे ना? मतलब, मतलब बेसिन क्या है? छोड़ो ना बेसिन को, बेसिन ही बताओ। इतना क्यों टेंशन लेना है, बताओ। और ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके बताओ, बेसिन मतलब। इसका मतलब यह है कि आप पढ़ते नहीं हो। बताओ, मुझे कैसे पता चला कि आप नहीं पढ़ते हो? मुझे बताओ कैसे पता चला कि आप नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि पहली क्लास में बेसिन ही पढ़ाया मैंने। देखो, पेज पलटो और नदियों की जहां शुरुआत है वहां पर देखो। नदी टॉपिक कहां से शुरू हो रहा है? क्या है वो? यस। फिर तो क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि राजस्थान की वह नदी जिसके सर्वाधिक उपबैसिन हैं। देखो इधर, पहले सर्वप्रथम आपको यही लिखाया था, कोई मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के बीच का भाग बैसिन कहलाता है। लिखाया। तो कोई मुख्य नदी और उसकी बहुत सारी सहायक नदियां होती है। तो याद रखिएगा, उपबैसिन चार लिखा देता हूं आपको। 12, 10, 7 और 6। 12, 10, 7, 6, यानी कि 12 उपबेसिन किस नदी में है? लूणी में। 10 उपबेसिन किस में है? बनास में। 7 उपबेसिन किस में है? चंबल में। और 6 उपबेसिन किस में है? माही में। देखो, आपको पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन कि निम्न में से दी गई नदियों का सर्वाधिक उपबेसिन के आधार पर सही आरोही क्रम है। ध्यान रखना, ध्यान रखना भाई, बहुत ध्यान रखना।
तो ये लिख लिया। नेक्स्ट आगे, आगे आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में जल ग्रहण क्षमता के आधार पर कौन सा क्रम लिखूं? आरोही लिखा दूं कि अवरोही लिखा दूं? बड़े से छोटे की ओर लिखा देता हूं। बड़े से छोटे की ओर कौन सा क्रम होता है? अवरोही। बढ़ता क्रम तो आप कर लेंगे ना, अवरोही क्रम। जल ग्रहण क्षमता का मतलब, यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें जितना ही जल डाला जाए वो ग्रहण कर लेती है? कौन सी है सर्वाधिक? तो ऐसा भी क्वेश्चन आता कि सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी कौन सी है। जैसे यहां से क्वेश्चन जरूरी है, ऐसा है, यहां से ऐसा आ जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक उप बेसिन बनाने वाली नदी कौन सी है। ये जो क्रम देख रहे हैं ना आपका, ये कौन सा क्रम है आपका? अवरोही क्रम। देखो, बड़े से छोटे की ओर घटता हुआ क्रम, और ये आरोही क्रम बढ़ता हुआ। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, मैं लिखा आपको केवल ये रहा हूं। तो कौन सी है सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता, यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जिसमें यदि कितना ही पानी डाल दिया जाए तो वो ग्रहण कर लेती है? वो है बनास नदी। क्योंकि बनास नदी बहती है फॉरेस्ट एरिया में, इसीलिए उसे वन की आशा बोलते हैं ना। आपको पता थोड़ी है बनास कहां कितने कितने जिलों से बहती है? भाई जब मैंने अभी आपको बनास नदी लिखा ही नहीं है तो आपको क्यों पता होगा? चलो ये अच्छी बात है। तो आगे जब मैं लिखूंगा ना बनास नदी, तब आप देखना। तो इसके अंदर लिखो, एक नंबर है बनास, दो नंबर है लूणी, तीन नंबर है चंबल, और फोर नंबर कौन सी है? माही। ठीक है, बनास है, लूणी है, चंबल है और माही है। ठीक है, उतार। ये लिख लिया, जल ग्रहण क्षमता। अब हम पढ़ेंगे कि राज्य में, पूर्णतः राज्य में, ये लिख लिया। अब देखो आगे, आगे है आपके राज्य में अपवाह तंत्र के आधार पर, आधार पर अवरोही क्रम, तो राज्य में बहने के आधार पर, तो आप सब जानते हैं कि राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वैसे पूछा जाए तो चंबल है। राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? लेकिन पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास।
लेकिन इस लाइन के आधार पर आप क्या बताएंगे? मतलब बात केवल राज्य की हो रही है, राजस्थान की। राजस्थान नदियां सारी बहती है, कितनी बहो, कहीं बाहर से आ रही है, कहीं और जा रही है, जाने दो, हमें क्या करना है। लेकिन उस किसी भी नदी का राजस्थान में जो अफवाह तंत्र है ना, उसके आधार पर चार सबसे टॉप वाली नदियों में एक तो है सबसे पहले कौन सी? बनास। राज्य में बनास नदी का जितना अफवाह तंत्र है और किसी नदी का नहीं है। हाँ, बहने के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी हो सकती है? चंबल, क्योंकि वो आती भी तो एमपी से है ना, और जाती कहां तक है? यूपी तक। बीच में हम गुजर जाते हैं, राजस्थान वाले। इसके बाद में कौन सी हो जाएगी? इसके बाद में है लूणी। फिर इसके बाद में कौन सी है? चंबल। फिर इसके बाद में कौन सी है? माही। ये उस नदियों का वो भाग है जो केवल राजस्थान में बहता है। उस आधार पर सर्वाधिक भाग बनास का है, फिर उसके बाद में लूणी का है, फिर उसके बाद में चंबल का है, और उसके बाद में किसका है? माही का। उतारो। अब यहां चलो, आपको लिखा ही नहीं है ना, मैं आपसे तो क्या पूछूं। अभी जब आगे नदियों की मैं लंबाई लिखूंगा ना आपको, तब आप मुझे ये बता देना, ठीक है? तो घर कार्य है, ठीक है? घर पे लिखना है सब कुछ, ठीक है? एक क्वेश्चन और, बिल्कुल आप सबकी मांग पर बता रहा हूं, वरना नहीं बताता मैं। एक क्वेश्चन आता है, जल सतह के आधार पर अवरोही क्रम। जल सतह के आधार पर मतलब मतलब ऐसी कौन सी नदी है जिसकी वजह से राजस्थान में सर्वाधिक सतह पर जल है? कौन सी है? तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, वो है चंबल। आपके दिमाग में बनास आ सकती है, लेकिन अच्छी बात है, बनास आती है, लेकिन बनास का जो पानी है सर्वाधिक सतह पर तभी होता है जब बारिश ज्यादा होती है, जबकि यहां चंबल का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? दूसरे नंबर पर आप किसे रखेंगे? फिर बनास को।
3 नंबर पे आप किसको रख देंगे? माही को। अब आप कहेंगे सर माही को क्यों नहीं रखा? भाई चंबल है, फिर माही क्यों नहीं हुई? माही इसीलिए नहीं हुई क्योंकि माही बहती भी तो राजस्थान के 3 ही जिलों में है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में। तो इतनी तो सतह है केवल 3 जिलों की तो। और उसके बाद में आ जाएगी आपकी कौन सी? लूनी नदी। ये है करम। लिखो। फिलहाल तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। लूनी इसीलिए नहीं है क्योंकि लूनी नदी खुद एक बरसाती नदी है। बारिश जब आएगी तभी लूनी नदी का जो पानी है वो सतह पर आ पाएगा। बाकी माही तो बहती रहती है 3 जिलों में। अब आप कहेंगे सर फिर बनास। बनास बहती बहुत सारे जिलों में है, लेकिन बनास की खुद की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उसमें भी तो थोड़ा थोड़ा पानी है ना। हाँ। नेक्स्ट आगे। हाँ, जल्दी से, बिल्कुल बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। हाँ। तो नदियों की बातें कंप्लीट। अब कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे हमने कुछ किले विशेष की बात करनी है कि हमारे राजस्थान में कुछ ऐसे किले हैं जो दो दो नदियों के संगम पर है। तो मैं वो आपको लिखा देता हूं। एक तरफ लिखा देता हूं नदियां, लिखो। और एक तरफ आपको लिखा देता हूं किला या फिर दुर्ग। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं एक एक नदी पर तो, लेकिन यहां पर बात है डबल की। देखो, सबसे प्रसिद्ध यदि आप बात करेंगे तो वो है आपके आहुवे काले सिंध की। आहुवे। अरे नहीं, आहू और काले सिंध के संगम पर कौन सा किला है? गागरोन का किला। ये गागरोन किला कहां है? शाबाश, झालावाड़। फिर है आपके सामने चंबल वे बामनी नदी। बामनी नदी का ही दूसरा नाम क्या है? बामनी नदी निकलती कहां से है? ये मैं आगे जब पढ़ूंगा ना, तब आपको लिखा दूंगा। कहां से आती है बामनी?
यही दिशा और ऐसे ही बनाया गया था। यहां पर बामनी लिखी, यहां पर चंबल लिखी, बीच में मैंने कहा यहां पर एक किला है, कौन सा? भैंसरोडगढ़। भूल जाते हैं आप। भैंसरोडगढ़ किला, जो कि आपके कहां पर है? अरे शाबाश, शाबाश ओपी, शाबाश। आगे लिखो। आगे है आपके सामने बेड़च वे गंभीरी नदी। गंभीरी नदी कहां से आती है? शाबाश, वहीं से, वहीं से पहले आती थी, वहीं से आती है। नहीं नहीं, आगे जब आगे लिखाएंगे तब आप याद करना। तो बेड़च वे गंभीरी नदियों के संगम पर कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़, शाबाश। नंबर 4, नंबर 4 पर है आपके परवन वे काली खोहे, या कहीं पर क्या नाम आ जाता है? काली खोड़, ये नाम आ जाता है। यहां पर है आपके ना, क्या आमेर, कहां परवन? मनोहर थाना, दुर्ग, झालावाड़। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। काली खोहे पर्वतमाला पर एक किला बना हुआ है जिसका नाम है आमेर किला। चलिए, ये लिख लिया। तो नदियों की बात हो गई है कंप्लीट, सारी नदियां कंप्लीट हो गई। कुछ ऐसी नदियां, जैसे मैं नाम आपको और बता देता हूं, आपके जहन में आए उससे पहले मैं खुद बता देता हूं। जैसे ओरई नदी है, वो चित्तौड़गढ़ में बहती है, तो उस पर एक परियोजना है ओरई परियोजना। परियोजना जब पढ़ेंगे तो गलती से यदि कोई 10-15 नदियां और है तो और पढ़ लेंगे, ठीक है? गलती से पढ़ लेंगे। ओके, तो नदियां हुई समाप्त। आओ डुबकी लगाते हैं झील में। हेडिंग डालो, राजस्थान की प्रमुख झीलें। टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, नदियां और बांध परियोजनाओं में यही पढ़ने वाले हैं कि कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर है,
और उसके लिए कौन सा बांध बना हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे लिखो। नहीं 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 नहीं। हेडिंग डालो राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें। बोलेगा सर इतना डीपली आएगा क्या। चलो कोई नहीं। राजस्थान की झीलें, और झीलें वैसे दो प्रकार की होती है, वैसे चार प्रकार की होती है। देखो, एक तो क्वेश्चन आता है कि जो झीलें होती है वो निर्माण के आधार पर दो प्रकार की होती है, और पानी के आधार पर भी दो प्रकार की होती है। देखो, झीलें पानी के आधार पर दो प्रकार की होती है, खारी और मीठी। कितना इजी है, याद हो गया बस। एक तो है निर्माण के आधार पर। सबसे पहले हम इनके प्रकार ही पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान की जो झीलें हैं वो एक तो है निर्माण के आधार पर, और हाँ, ये तो क्वेश्चन मेरा है, मैंने कभी पूछा था कि राजस्थान की राज्य नदी किसे कहा जाता है। ये तो मैंने पूछा था, आपको बताना होता है इसका आंसर। बताओ, बताएगा कोई? बताओ आप, मैं तो कल बता दूंगा। राजस्थान की जो झीलें हैं वो निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती है। निर्माण के आधार पर झीलें कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? यस, और एक होता है मानव निर्मित। उसे क्या बोलते हैं? मानव निर्मित। उसे क्या बोलते हैं? वो है कृत्रिम। निर्माण के आधार पर झीलों की हम बात करते हैं तो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो ऐसी झील जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। प्राकृतिक का मतलब होता है जैसे ज्वालामुखी फटा और झील बनी, उल्का पिंड गिरा और झील बन गई। और ज्वालामुखी जब फटता है तो जो बड़ा खड्डा बनता है ना, उसको बोलते हैं कालडेरा, और छोटा खड्डा बनता है उसे बोलते हैं क्रेटर। क्रेटर झील का, क्रेटर जो झील है वो हमारे राजस्थान के अंदर है, नक्की झील। मुझे याद आ रहा है मैंने आपको एक जगह ये लिखाया है कि उल्का पिंड गिरने से क्रेटर एक स्थान है हमारे राजस्थान में। रामगढ़ बारा लिखाया था, लिखाया था रामगढ़ बारा। ऐसे ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, रामगढ़ बारा, फिर याद आएगा, फिर आपको याद आएगा हाड़ौती प्रदेश। प्राकृतिक झील।
और एक होता है कृत्रिम झील, यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, यहां पर मैं लिख दूं क्या, आपकी आज्ञा हो तो? ज्वालामुखी या उल्कापिंड से। और यहां कृत्रिम झील के अंदर लिख लेता हूं मानव निर्मित। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं यहां से ऐसी गलती से, कि राजस्थान में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? शाबाश, बिल्कुल शाबाश, पुष्कर झील। ऑनलाइन वालों को ठीक है, बिल्कुल शाबाश, पुष्कर झील, पुष्कर अजमेर, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। ठीक है, और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? शाबाश, शाबाश, जयसमंद झील। कहां है ये? शाबाश, डबल शाबाश। शाबाश क्यों? डबल शाबाश। चलो, हाँ तो मतलब हर शाबाश पे शाबाश ले रहे हैं आप। बहुत अच्छा, इसी प्रकार से पढ़ते रहना है। चलो, अब देखो, पानी के आधार पर भी यदि हम झीलों की बात करते हैं तो भी दो प्रकार से। एक तो आप पढ़ते हैं खारे पानी की झील, और एक आप पढ़ते हैं मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील, और एक आप पढ़ेंगे मीठे पानी की झील। अब जैसे देखो, यहां पर तो मैंने आपको लिखा दिया था कि प्राकृतिक झीलें बनती है ज्वालामुखी से, कृत्रिम झीलें बनती है मानव निर्मित से। तो फिर ये मीठे पानी का विशेष कैसे है झील, मतलब खारे पानी? तो खारे पानी में तो आप कहेंगे कि राजस्थान के अंदर जो झीलें खारे पानी की होती है, उसकी वजह होती है, उसकी वजह होती है तैतीस सागर। किसकी वजह से है? तैतीस सागर के कारण हमारे राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं, जिन्हें आप नमकीन झील बोलते हैं। और एक बार यही पूछा, नमकीन झील किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो तैतीस सागर मरुस्थल। समझे? नमकीन की बजाय यहां पर आ जाएगा, मिक्सर नहीं आएगा, यहां पर लवणी आएगा। शब्दावली कुछ भी आ सकती है वो। और मीठे पानी की झील किसका अवशेष है? ताजे पानी का। अरे, अरे मीठे पानी की झील किसका अवशेष है? ताजे पानी का। और ताजे पानी का मतलब होता है, हाँ, नदियों का और वर्षा जल। ठीक है। और हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? शाबाश, शाबाश, बिल्कुल शाबाश। अरे सही है, अरे हर बार ऐसे ही थोड़ी होता है। बिल्कुल शाबाश, सांबर झील। सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर। और सांबर 3 जिलों में विस्तृत है, लेकिन प्रमुख रूप से जो है वो है आपके जयपुर ग्रामीण। और मीठे पानी की जो झील है वो, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है राजस्थान में? राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, हाँ,
मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये रही जयसमंद। और आपको पता है जयसमंद झील कहां है? सलूम्बर। उतारो, उतारिए ये बात। बाकी का पढ़ेंगे अगली क्लास में।